मंसूर साहब जी, इसमें ना 3 पॉइंट रीमा साहिबा के इम्पॉर्टेंट हैं, तो बसद एहतराम मैं उनको वन बाय वन ऑन अ लीगल प्लेन लूँगा। पहली चीज़, रीमा साहिबा ने कहा कि फेयर ट्रायल जो है वो मुतअद्दिद बार डिफ़ाइन किया जा चुका है यूरोपियन यूनियन की मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस के तहत, और इसके ऊपर देयर इज़ अ प्लेथोरा ऑफ टेक्स्ट विच एग्जिस्ट्स। मैं अपने आप को ना कंस्ट्रिक्ट रखूँगा टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फेयर ट्रायल 10A के तहत दिया गया है, उसके ऊपर अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स मौजूद है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं जिन्होंने इससे पहले ट्रायल्स हुए सिविलियंस के और उनको सही करार दिया। अब आ जाते हैं दूसरा टेक्निकल बात रीमा साहिबा की, मैं इसको आसान करके बयान करने की कोशिश करूँगा। देखें, 21D देता है मिलिट्री को ये राइट कि वो सिविलियन को ट्राई कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 59 पाकिस्तान आर्मी एक्ट का उनको ये राइट देता है कि वो उसको चार्ज कर सकता है किसी भी क्राइम के तहत। जहाँ तक रीमा साहिबा की बात है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उसकी स्पेसिफिक प्रोविजंस के तहत इसमें ना ये समझने की बात है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मौजूद है या किसी और कानून के अंदर मौजूद है और वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर नहीं है, तो 59 के तहत उसको एक्वायर कर लिया जाता है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उसको चार्ज किया जा सकता है। तो सब्जेक्शन एक चीज़ है अंडर द लॉ, और चार्ज करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपने आप को रखना चाहता हूँ कंस्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द टेक्स्ट जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं कि ICCPR का आर्टिकल 14 कहता क्या है। अगर ICCPR के आर्टिकल 14 के 7 पॉइंट्स को आप रखें तो ये सारी प्रोविजंस मौजूद हैं। टू द एक्सटेंट ऑफ डिटेल जजमेंट ऑफ रीमा उमर साहिबा, उस पर मैं एग्री करता हूँ कि ये प्रोविज़न पाकिस्तान आर्मी एक्ट में नहीं है, ये उनकी लिमिटेशन है कि दे कैन नॉट मेक इट पब्लिक। उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लिखना पड़ता है, फिर वो उसको जो है अवेलेबल करते हैं। लेकिन ये लिखा जाता है, अपील के वक़्त लोग इस जजमेंट को एक्वायर करते हैं। ज़ाहिरी बात है, जब आपने अपील करनी है तो वो ग्राउंड्स पे करनी, और वो ग्राउंड्स आपको मिलने हैं उस डिटेल रीजनिंग से, जैसा कि बजा फरमाया रीमा साहिबा ने कि वो आपके पास होंगे तो आप लीगल प्रोसेस को उससे आगे चला सकेंगे। ये अपील्स होती हैं, ये रिट्स होती हैं, ये मामले सब जुडिस आगे जाके होते हैं, और उस सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को इसकी अवेलेबिलिटी दी जाती है। दैट आई नो। अच्छा, मे आई रिस्पॉन्ड अलीना? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, आई थिंक पहली बात यह है, मैं किसी यूरोपियन कन्वेंशन की बात नहीं कर रही थी, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। मैं ICCPR की बात कर रही थी जो पाकिस्तान ने रैटिफाई किया है। सो पाकिस्तान पाबंद है ICCPR फॉलो करने का, और ICCPR को जैसे हम पाकिस्तान का कोई आइन का प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बगैर नहीं पढ़ सकते, हम ICCPR को ह्यूमन राइट्स कमेटी की ज्यूरिस्प्रूडेंस उस पे है, जो उनकी कॉमेंट्री है, उनके जनरल कॉमेंट्स हैं, उसके बगैर नहीं पढ़ सकते। और ह्यूमन राइट्स कमेटी की ज्यूरिस्प्रूडेंस क्लियर है, सिविलियंस कैन नॉट बी ट्राइड बाय मिलिट्री कोर्ट्स, फुल स्टॉप। सिविलियंस जो हैं वो ऑफेंसेस के लिए, आर्म ऑफेंसेस के लिए मिलिट्री कोर्ट्स उन्हें ट्राई नहीं कर सकती। मिलिट्री के अफसरान अगर मिलिट्री ऑफेंसेस में मुलविस हैं, एलिगेशंस हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट्स ट्राई कर सकती हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमेटी की ज्यूरिस्प्रूडेंस है। दूसरी चीज ये, इसलिए मैंने बात की कि रीजन जजमेंट हैज टू बी पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक नहीं है, ये फेयर ट्रायल का तकाजा पूरा नहीं होता। और जो मैंने फंडामेंटल बात की, इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, कॉम्पिटेंट जजेस एंड कोर्ट्स, वो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है। मिलिट्री हायरार्की के सब्जेक्ट होते हैं वो ऑफिसर्स जो ये फैसले करते हैं। ये जो एक जजेस को एक इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से, ये मिलिट्री कोर्ट्स उस पे पूरे नहीं उतरते। ये तो एक बुनियादी फेयर ट्रायल का प्रिंसिपल है जो पाकिस्तानी अदालतों ने भी बार बार अपहोल्ड किया है। जो पुरानी हमारी जजमेंट है ना, आप ये याद रखिए कि 2010 में पाकिस्तान में पहली बार आइन में 10A इंक्लूड किया गया। जो ये जजमेंट्स इनका जिक्र किया जा रहा है, ये 2010 से पहले हैं। तो
उस वक्त क्या सही तरह फेयर ट्रायल असेस किया था सुप्रीम कोर्ट ने? मेरी आर्ग्यूमेंट है नहीं किया था। सो हम उन जजमेंट्स को आज के सिनेरियो में अप्लाई नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस चीज को कंसिडर कर रही है, उससे पहले ही ये फैसले आ गए हैं। इनकी जो एक फाउंडेशन है वही अभी मर्की है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि मिलिट्री अदालतें सिविलियंस को ट्राई कर सकती हैं या नहीं करेगी। इस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का भी इतनी देर से पेंडिंग है जो मामला है जो चला आ रहा है। आखिरी बात ज्यूरिसडिक्शन की, देखिए अलीना, जो FB अली का केस है जो इसमें बहुत वजाहत करता है कि कब सिविलियंस की ज्यूरिसडिक्शन मिलिट्री कोर्ट्स के पास आ सकती है या बनती है उनकी ज्यूरिसडिक्शन, उसमें जो आप सब्जेक्ट तब होते हो सिविलियंस आर्मी एक्ट के तहत जब आप ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हैं उन प्रोविजंस की जो मिलिट्री से जुड़ी हैं। ये FB अली केस में बहुत क्लियरली वजाहत से ये बात की गई है। और उसमें भी कोई भी मिलिट्री नहीं, मिलिट्री के वो कहते हैं एक्टिव फंक्शंस या मिलिट्री के फंक्शंस में अगर आप इंटरफेयर या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तब आप सब्जेक्ट होते हैं सिविलियंस आर्मी एक्ट के। हमें इतनी आसानी से ये नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मिलिट्री जब भी कहेगी कि नहीं कोई भी ऑफेंस है वो सिविलियंस को आप सब्जेक्ट कर ले आर्मी एक्ट के। ये एक बहुत खौफनाक कवानीन है जो आपकी एक नॉर्मल सिस्टम जस्टिस का चल रहा है उससे अलहदा है बिल्कुल। सो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए सिविलियंस को मिलिट्री के अपने जस्टिस सिस्टम से। सो FB अली केस में वजाहत इस पे की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी वो सिर्फ ऑफेंसेस जो मिलिट्री की फंक्शनिंग से जुड़े हैं। और यहाँ पे अलीना मैं फिर से ये कहूंगी, आप कह रही हैं कि पीनल कोड के ऑफेंसेस जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। कौन से ऑफेंसेस? यहाँ पे जिक्र भी नहीं है कि किस कानून के किस प्रोविजन की खिलाफ वर्जी की है इन लोगों ने। 80 से ज्यादा 85 अब हो गए जिनको सजाएं हुई हैं। क्या ये ट्रूथ है, जस्टिस है, अकाउंटेबिलिटी है जब आपको पता भी नहीं है? एलिगेशन क्या है एग्जैक्टली? ये एलिगेशन नहीं होती कि आपने इस बिल्डिंग की अटैक में आप मुलविस थे। आपकी ज्यूरिसडिक्शन आर्मी एक्ट की कैसे बनी हमें ये नहीं मालूम। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के कौन से प्रोविजंस है जिन्होंने आपको सब्जेक्ट किया आर्मी एक्ट के, हमें नहीं मालूम। ये सब चीजें बहुत सीरियस इश्यूज है मेरे लिए। मैं जानना चाहती हूँ 9-10 मई को क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या था ऑर्केस्ट्रेटेड। हमने अटैक्स देखे सेंसिटिव बिल्डिंग्स इंस्टॉलेशंस पे, उसके पीछे कौन था, पूरी वजूहात क्या थी, मोटिव्स क्या थे, इंटेंशंस क्या थी, हमें कुछ पता नहीं लगता। तो आपने क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आपने लोगों को सजाएं देनी है, आपने मिलिट्री कोर्ट से ये ट्रायल्स करके सजाएं दे दी, या आपने लोगों को बताना है कि सच क्या था, हुआ क्या 9-10 मई को, उससे पहले प्लानिंग के वक्त? हमें क्या आप बताएं लीना, आप इतने इस शो पे जजमेंट्स पे सवालात करती हैं, कभी ऐसी सीक्रेसी आपने देखी है जब हमें मालूम ही नहीं है हम बात क्या करें? अच्छा, प्रोसीजर का भी सवालात, आपकी क्यूरियोसिटी खत्म होती है, उसमें कोई क्लोजर आपको मिलता है इन सजाओं से?